ये आपका फंक्शनल मैनेजमेंट ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये सब्जेक्ट का नाम है। इसमें आपका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये एसपीबी की जगह पे आया है। और इसमें 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो आपने सीखा था वही सब रिवीजन होगा। इज मैनेजमेंट आर्ट और साइंस डिस्कस लिखा है। तो देर इज कंट्रोवर्सी वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस, यानी कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद। तो दोनों के बीच में डिस्कशन चलते रहते हैं कि मैनेजमेंट को साइंस माने कि आर्ट माने। तो इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर्ट के भी है और साइंस के भी है। तो इसमें सबसे पहले अपने देखे तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो आर्ट का मतलब क्या? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल इन नॉलेज, यानी तुम्हारे पास जो काबिलियत है उसको अप्लाई करना, उसको किसी जगह पे अपने इम्प्लीमेंट करना, उसको बोला जाता है। इट इज प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब मैंने तुमको फोटोग्राफ कैसे लेना है वो सिखा दिया, अब फोटोग्राफी करोगे तो तुमको पता चलेगा ना कि उसको कैसे करना है। तो हमारे अंदर हाउ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है, इसका मतलब काम कैसे किया जाना चाहिए, उसकी काबिलियत, उसको आर्ट बोला जाता है। ये पर्सनलाइज होता है, हर इंसान के अंदर अलग अलग होता है। तो हर आर्टिस्ट अपनी खुद की स्टाइल रखता है। और आर्ट जो है वो हमेशा कैसा होता है? क्रिएटिव, कुछ नया पैदा करना उसको बोला जाता है। आर्ट इज रिलेटेड विद ऑब्टेनिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। आर्ट का मतलब हम जो चाहते हैं ना वो रिजल्ट हम पाए, लेकिन कैसे? थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल, यानी हम अपनी स्किल को लगा के। आर्ट प्रैक्टिस बेस्ड, यानी जब प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन उसके अंदर आएगा। आर्टिस्ट हमेशा क्या प्रैक्टिस करा करते हैं। अब इसमें आर्ट में पहले तो पर्सनल स्किल, तुम्हारे अंदर की खासियत है वो। उसके बाद में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको। फिर रिजल्ट ओरिएंटेड, जिससे रिजल्ट मिलना चाहिए आपको। क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाने की क्षमता जिसको बोला जाता है। एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, हमेशा प्रैक्टिस करा करो जिससे और ज्यादा आगे बढ़ पाए अपने उसके अंदर। तो अब मैनेजमेंट आर्ट है, इसमें से कौन कौन सी चीजें उसमें आती है? तो हाँ, तो मैनेजमेंट में भी आपको नो हाउ एंड स्किल की जरूरत पड़ती है, मतलब नॉलेज और स्किल की आपको जरूरत पड़ती है। लाइक एनी अदर आर्ट सच एज म्यूजिक और पेंटिंग, म्यूजिक और पेंटिंग की तरह से ही द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सर्टेन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स एज इन एनी अदर फील्ड ऑफ आर्ट। कोई भी फील्ड के अंदर, कोई भी एक्स वाई जेड फील्ड के अंदर, जैसे आर्ट के अंदर कैसा होता है कि उसमें आपको रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पे भी मैनेजमेंट के अंदर भी हमेशा रिजल्ट चाहिए होता है। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव लाइक एनी अदर आर्ट। क्रिएटिव मतलब रोज नए चैलेंज आते हैं, रोज नए चैलेंज को पूरा करो। मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज, मतलब तुमको अपनी खुद की स्किल उसके अंदर अप्लाई करनी पड़ती है, और इसमें लॉन्ग एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लोगे ना उतना ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए माना जाता है। अब ये आर्ट हुआ। अब मैनेजमेंट क्या साइंस है? तो साइंस का मतलब सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिकली जो सीखा जाता है वो साइंस है। उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, इसका मतलब अगर मैं ये करूंगा तो वो रिजल्ट मिलेगा, ये मुझे पता होना है। इट डेवलप्स प्रिंसिपल्स एंड थियोरीज थ्रू कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। हम कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं और इससे हमको क्या मिलता है? उससे हम नए नए प्रिंसिपल्स और थियोरीज को डेवलप कर पाएंगे। नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई रिसर्च होती है। सच प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और ये प्रिंसिपल कैसे होते हैं? पूरी दुनिया में कोई भी जगह पे जाओ, हर जगह पे सेम જ रहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा, तो दुनिया के कोई भी कोने में यही होगा। और ये एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब सिखाने का तरीका पहले से पता है। क्लासरूम में इसको सीखा जा सकता है, क्लासरूम में इसको सिखाया जा सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये सब तुम्हारे साइंस है। अब मैनेजमेंट साइंस है तो हाँ, पहली बात तो मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें भी सीखना पड़ता है आपको, अभी सीख रहे हैं। फिर प्रिंसिपल्स एंड थियरीज मैनेजमेंट की, वो मास्लो की थियरी आपने देखी थी। फिर अलग अलग ऑथर्स के नाम अपने देखते हैं, उन्होंने थियरी मैनेजमेंट की बताई। और एक्सपेरिमेंट से थियरी डेवलप होती है। और मैनेजरियल प्रिंसिपल से वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, यानी मैनेजमेंट को जब अप्लाई किया जाता है तो हर जगह पे नॉर्मली मैनेजमेंट अपने अप्लाई हो ही जाता है। और मैनेजमेंट थियरी और प्रिंसिपल्स को अपने सिखा सकते हैं किसी को। अगर किसी को सीखना हो तो उसको सिखा सकते हैं। और अगर हमको सीखना हो तो हम भी उसको सीख सकते हैं, सीखना सिखाना दोनों पॉसिबल है। अब नेचर ऑफ साइंस, अब मैनेजमेंट कैसा साइंस है?
तो मैनेजमेंट बताया गया है कि सोशल साइंस। कैसा साइंस? सोशल साइंस, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, इंसान के बिहेवियर, इन मानव वर्तन। इट्स प्रिंसिपल्स आर नॉट हार्ड एंड फास्ट लॉस, पर उसके प्रिंसिपल्स एकदम ऐसे नहीं है कि हर जगह पे एक जैसे रहेंगे। जैसी सिचुएशन वैसे तुमको प्रिंसिपल बदलने पड़ेंगे। मैनेजमेंट कंपैरेटिवली यंग और ग्रोइंग साइंस, अभी अभी डेवलप हुआ है ऐसा बोले तो चले। वो 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी की देन है। मैनेजमेंट को अप्लाइड साइंस बोलेंगे, क्योंकि उसको मेडिकल और लीगल प्रैक्टिशनर जो है ना, वो जैसे अपने मेडिकल में कैसे दवाई वाले कैसे साइंस को यूज करते हैं, वैसे ही ये भी अप्लाइड यानी प्रैक्टिस में रखा जाने वाला साइंस। पेशेंट हर रोज अलग अलग आते हैं, हर रोज अलग अलग बीमारियों का इलाज करना पड़ता है डॉक्टर को। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी हर रोज अलग अलग सिचुएशन को आपको सॉल्व करना पड़ता है। और मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस या तो सॉफ्ट साइंस बोला जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली हर बार वही रिजल्ट आपको नहीं मिलता। फ्यूचर में सेम कंडीशन भी होगी ना तो भी सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या हुआ कि मैनेजमेंट को अपने साइंस और आर्ट दोनों मानेंगे। मैनेजमेंट को अपने साइंस और आर्ट दोनों मानेंगे। मैनेजमेंट को अपने ओल्डेस्ट ऑफ एन आर्ट बोलेंगे एंड यंगेस्ट ऑफ द साइंस बोलेंगे। यानी साइंस की तरह से मैनेजमेंट अभी अभी नया है, लेकिन पुरानी बात करें तो उसमें आर्ट की तरह से। अ मैनेजर मस्ट हैव नॉलेज फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी नॉलेज लाना वहां तक साइंस है, लेकिन जैसे ही वो नॉलेज ले लेता है मैनेजर, उसके बाद में जो कुछ भी करेगा वो उसका आर्ट है। तो मतलब जब तक सीखेंगे तब तक साइंस, लेकिन सीख लो और जब अप्लाई करने की बारी आए तब से वो आर्ट हो जाता है ऐसा। अब यहाँ पे मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई किया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूएसए में 1911 में। टेलर एक वर्कर थे और बाद में वो सुपरवाइजर बने। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए आ, ये जानने के लिए, टू नो हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर उसने अलग अलग प्रिंसिपल और टेक्निक डेवलप की मैनेजमेंट की। उसको अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। और टेलर को अपने क्या मानते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एमसीक्यू के लिए काम लगेगा। और उसके प्रिंसिपल्स को अपने टेलरिज्म बोलते हैं। क्या नाम दिया है? टेलरिज्म नाम दिया है। द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एट द लेवल ऑफ शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर का मतलब क्या? जहां वर्कर काम करते हो उन्हें, उसको शॉप फ्लोर बोला जाता है। जहां वर्कर काम करते हो उसको शॉप फ्लोर बोला जाता है। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने ये बताया कि scientific management is concerned with knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। यानी पहले ये जानो कि आप अपने आदमियों के पास से क्या काम, अपने वर्कर्स के पास से क्या काम करवाना चाहते हो, फिर उसके बाद में ये देखा जाएगा कि वो लोग इसी काम को सबसे अच्छी तरह से करके आपको दिखाते हैं। अब मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? तो in fundamental sense, scientific management means an attitude and philosophy which discards the traditional। ट्रेडिशनल यानी पुराने जमाने का हिट एंड मिस। हिट एंड मिस का मतलब क्या? लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का, उसको बोला जाता है। यानी अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो कम भूल जाओ ऐसा। और उसको रूल ऑफ थंब बोला जाता है। रूल ऑफ थंब यानी जो बोले वो करना पड़ेगा। एम्प्लॉय कर सके या ना कर सके, एक बार मैनेजर ने बोला वो काम उसको करना पड़ता है। तो ये हो गया आपके लिए रूल ऑफ थंब, a method of managing work and workers। In other words, scientific management means application of science। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब साइंस नहीं, वो साइंस नहीं जो अपने 9th 10th में सीखते थे। साइंस यानी सिस्टमेटिक नॉलेज उसके अंदर लाना है, जिससे अपने मैनेजमेंट के और इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर पाए। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले इन्वेस्टिगेट करो, यानी ढूंढो कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, और उसमें पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है। फिर उसके बाद में मेजरमेंट, फिर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में उस डेटा को समझा जाता है।
और उसके बेस के ऊपर, उस डेटा के बेस के ऊपर अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक को डिराइव यानी डेवलप करते हैं, प्रिंसिपल एंड टेक्निक को डेवलप करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय F.W. टेलर। तो F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स बताए गए। तो देखो, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि ये साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्टेड अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं। ट्रायल एंड एरर यानी मैंने बोला ना कि अगर हो गया तो ठीक है, ना हो तो भूल जाना, ऐसा ये नहीं। हर बार सुधरते रहना, कब तक सुधरेंगे? तो इसके लिए साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाए। उन्होंने बोला कि साइंटिफिक मेथड में क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करवाना यानी प्रयोग કરીને એનાથી આપણે એફિશિયન્સી મેનેજમેન્ટની ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન્ક્રીઝ કરીએ। પછી લખે છે હાર્મनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब साथ में मिलके काम करेंगे, डिस्कॉर्ड का मतलब एक दूसरे से दूरी रखे, एक दूसरे से झगड़ते रहे, उसको डिस्कॉर्ड बोला जाए। टेलर सजेस्टेड कि अगर मुझे लेवल ऑफ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हार्मनी, एकता बनाए रखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट में और वर्कर्स के बीच में एकता बनाए रखनी पड़ेगी। हार्मनी का मतलब कोऑपरेशन, सब मिलजुल के काम करें, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, एक दूसरे के लिए समझदारी रखना, किसके बीच में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। मैनेजमेंट क्या करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे वर्कर्स के बीच में, और वो कन्फ्लिक्ट यानी कोई भी झगड़े फसाद उसके अंदर नहीं होने चाहिए एम्प्लॉइज के बीच में। ओनली हार्मनी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब कितना भी अच्छा कुछ भी काम करने जाओ, लेकिन अगर अंदर अंदर झगड़े झगड़ तुम नहीं निपटा पाओगे तो कोई भी काम तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। फिर कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। टेलर सजेस्टेड दैट फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सेंस ऑफ कोऑपरेशन, मिलजुल के काम करना, एक दूसरे के साथ में मिल के बांट के समझ के काम करना, एम्प्लॉयज के बीच में, हर तरह के एम्प्लॉयज के बीच में सब लोग टीम की तरह से काम करेंगे, और इंडिविजुअलिज्म और सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब स्वार्थी नहीं बनना है अपने को। देयर मस्ट बी एन एटमोस्फियर ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस यानी एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे की खूबी और खामियों को मान लेना, ये सब बातें आपके लिए जरूरी। फिर उसके बाद में मैक्सिमम आउटपुट एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। टेलर ने ये सजेस्ट किया कि जो आउटपुट अपने प्रोड्यूस करेंगे, यानी जितना भी आउटपुट हम बनाएंगे वो आउटपुट मैक्सिमम जितना एक वर्कर कर सकता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। और अगर वो जितना ज्यादा काम करता है ना, उतना हमारे लिए अच्छा है और वर्कर के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वर्कर को ज्यादा काम से ज्यादा सैलरी हम देने वाले, इसकी वजह से। फिर आगे देखें, यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या, कि जितने भी तुम्हारे वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिए जाओ, और जितनी ट्रेनिंग उनको ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा काम वो कर पाएंगे। स्किल और एबिलिटी को डेवलप करना है। एंड मैनेजमेंट शुड ट्राई टू डेवलप स्किल एंड एबिलिटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, बेस्ट लेवल के ऊपर। दिस विल इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इससे तुम्हारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। तो इसका मतलब 5 चीजें हमको यहाँ पे समझनी है। तो ये पांचों 5 चीजें यहाँ पे कंप्लीट हुई है। टेलर के प्रिंसिपल खाली सिंपल हमने समझे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला जाता है। अब एक और क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने, क्या मैनेजमेंट को अपने प्रोफेशन मानेंगे, डू यू अग्री। व्यवसाय, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ प्रोफेशन इवन दो इट डज नॉट possess ऑल द क्वालिफिकेशंस, यानी सारे फीचर्स उसके अंदर प्रोफेशन के नहीं है, फिर भी वो प्रोफेशन है। तो क्यों है ये बताया गया। देखिए, क्योंकि उसमें क्या चाहिए आपको, उसमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। अब स्पेशलाइज नॉलेज, स्किल
इसकी जरूरत पड़ती है, और खास करके सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ट्रेनिंग के बिना मैनेजमेंट कंप्लीट ही नहीं हो सकता कभी भी, राइट। ये स्किल आर यूज फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी पूरी सोसाइटी के लिए अपने ये सब चीजों को यूज करते हैं। हम सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, या तो कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए। और जो प्रोफेशन का सक्सेस है, उसको सिर्फ अपने ऐसे नहीं देख सकते कि चलो अपने को क्या मिला, पैसा मिल गया। हम ये भी देखते हैं कि हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं जो काम अपने करते हैं उससे। ये सब देख के अपने डिसाइड करते हैं। अब following are the essential features of profession: existence of an organized and systematic body of knowledge। तो मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और यहाँ पे भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। फिर फॉर्मल मेथड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है एमबीबीएस करना पड़ेगा, अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए है। और फॉर्मुलेशन ऑफ एथिकल कोड्स, अगर डॉक्टर गलत कोई काम करता है तो उसकी डिग्री छीन ली जाएगी। तो एथिकल कोड्स का मतलब सही गलत का फर्क जान के बताना। एंड सर्विस मोटिव, और सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए क्या होना, सर्विस मोटिव। खास करके सर्विस करना आपके लिए जरूरी है, सर्विस देना। खाली सर्विस होता है, इसमें प्रोडक्शन नहीं करते। प्रोडक्ट प्रोफेशन के अंदर कोई डॉक्टर क्या देता है, डॉक्टर दवाई जो आपको देता है तो वो दवाई के पैसे नहीं लेता, आपकी बीमारी का इलाज करने के पैसे देता है। मतलब वो अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर आपको दवाई भी देंगे तो दवाई के नहीं, लेकिन आपकी बीमारी को जानने का और आपको अच्छा करने के लिए वो सर्विस देते हैं, उसका पैसा लेते हैं। तो यहाँ पे मकसद क्या है अपने लिए, सर्विस मोटिव। Now let us examine to what extent these features or characteristics are possessed by management। अब अपने चेक करें कि मैनेजमेंट में ऐसी कौन कौन सी खूबियां है जो अपने उसको प्रोफेशन बना सकते हैं। तो इसमें भी एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज है, मतलब ये भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर बिलीव करती है। फिर इसके अंदर भी मैनेजमेंट के लिए भी आपको डिग्री लेनी पड़ती है, बीबीए या तो एमबीए की। फिर तो ये दोनों के कारण अपने यहाँ पे पहला तो तुम्हारा काम बन गया है, मतलब पहला तो कैरेक्टरिस्टिक उसने सेटिस्फाई कर लिया। फिर फॉर्मल मेथड ऑफ ट्रेनिंग, तो यस, जैसे यहाँ पे एमबीबीएस की एग्जाम की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही यहाँ पे आपको नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट के अंदर भी। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, तो मैनेजमेंट के लिए भी आपको फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ेगी, राइट। जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट ना करो तब तक आप अच्छे मैनेजर नहीं बन पाते हो। पर मैनेजमेंट के लिए आप सोचो कि क्या बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जिन लोगों ने मैनेजर बनने से पहले एमबीए की डिग्री हासिल की होगी। बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो वैसे ही डिग्री बिना भी मैनेजर बनते हैं। मैनेजर की बात तो जाने दो, मालिक बन गए बड़े बड़े बिजनेस के, अंगूठा छाप लोग भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, हो तो अच्छा है पर कंपलसरी नहीं है। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो क्या इंडिया में ऐसा कोई एसोसिएशन है जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है? यहाँ पे एसोसिएशन का मतलब क्या, एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। तो अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट की फील्ड को रेगुलेट करने वाला एसोसिएशन इंडिया में एक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप अगर मैनेजर हो तो आपको उसका मेंबर बनना पड़े। अगर आप एमबीबीएस बनते हो तो इसके बाद में आपके पास आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सर्टिफिकेट हासिल करना और उससे नंबर लेना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज कंपलसरी नहीं है। तो यानी कंपलसरी नहीं है तो इसको अपने यहाँ पे ट्रू प्रोफेशन तो कैसे बोल पाएंगे, ट्रू प्रोफेशन बोलना पॉसिबल नहीं है। देन आफ्टर, उसके बाद आगे देखें, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में एंट्री नॉर्मली कैसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड। अब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, एंट्री का रिस्ट्रिक्टेड होना मतलब कि जब तक आपके पास क्वालिफिकेशन ना हो तब तक आप एंट्री नहीं ले सकते। जब तक आप एमबीए ना बनो तब तक मैनेजर नहीं बन सकते। क्या ऐसा है? नहीं है। ये भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक आप एक मेंबर ना बनो अपने एसोसिएशन के तब तक आपको एंट्री नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है, मैंने आगे बता कि ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे ये सब चीजें कंपलसरी नहीं है तो वहां पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा मान के चले अपने। देन एथिकल कोड्स यानी कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे कोड्स को मानना पड़ता है। तो इन एवरी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन के अंदर एवरी प्रोफेशनल मेंबर हैज टू ऑब्टेन सर्टेन
मेंटेन सम स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी डॉक्टर जो है अगर गलत इलाज कर देगा, या तो गलत इंजेक्शन या तो गलत बीमारी बता दे आपको जानबूझ के, तो उसके बाद में उसके सामने लीगल एक्शन लिया जाता है। पर ऐसी कोई चीज मैनेजमेंट के अंदर कहाँ है? अगर आपने कुछ लॉस भी करवा दिया बिजनेस के अंदर तो भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी नौकरी जाएगी, लेकिन कोई लीगल एक्शन थोड़ा लिया जाएगा आपके ऊपर। ऐसा थोड़ा है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट जैसा प्रोफेशनल मैनेजर्स के पास है ही नहीं, कोई फॉर्मुलेट किया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये लागू नहीं होता कि प्रोफेशन है। अब आता है उसके बाद में सर्विस मोटिव। तो द मेन पर्पस ऑफ एवरी प्रोफेशन, खाली सर्विस प्रोवाइड करना उसका मकसद होता है। कोई भी प्रोफेशन का, कोई भी ले लो आप, लॉयर की बात करो, फिर उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करो, या फिर सीए की बात करो, किसी की भी बात करें, सब क्या है, तुम्हारी सोसाइटी को खाली सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे सोशल इंटरेस्ट हमको माइंड में कंसिडर करना है, हमको दिमाग में ये देखना है कि सोशल इंटरेस्ट कितना है, यानी सोसाइटी का इंटरेस्ट हमारे लिए है कि नहीं। दस मैनेजमेंट बाकी सारी बहुत सारे फैक्टर्स को तो कंसिडर करता भी नहीं है। प्रोफेशन में जो ऊपर बताया था उसमें से बहुत सारी चीज तो मैनेजमेंट में है भी नहीं। पर हाँ, हम उसको कंप्लीट प्रोफेशन भले ना बोल पाए, उसको डेवलपिंग प्रोफेशन बोल सकते हैं, यानी धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। अभी तक वो कंप्लीटली प्रोफेशन बना नहीं है। अब अपने देखो फेओल के प्रिंसिपल्स देख लें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फेओल। हेनरी फेओल जो थे ना वही, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। आगे वाले को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, टेलर को, तो इसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। इसकी बुक का नाम फ्रेंच लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन जनरल इंडस्ट्रियल एट जनरल इन फ्रेंच लैंग्वेज 1916 1916 में उसने लिखी थी। वो खुद एक इंजीनियर थे कोल माइनिंग कंपनी के अंदर, और बाद में वो मैनेजमेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंचे थे। उसके जितने भी प्रिंसिपल्स है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो। इन्होंने तीन हिस्सों के अंदर अपने प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया है। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज में क्या बताया गया है, छह अलग अलग ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया है। एक तो टेक्निकल एक्टिविटी, उसके बाद में कमर्शियल एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटी में इसको डिवाइड किया गया हुआ है, राइट, छह एक्टिविटी के अंदर। फिर मैनेजरियल क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग। अब मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उसके बारे में देखें। एज पर फेल, अगर गुड मैनेजर बनना है, आपको अच्छा मैनेजर बनना है, तो पहले तो फिजिकल स्ट्रेंथ, फिर मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मोरल स्ट्रेंथ यानी सही गलत का फर्क करने की ताकत, एजुकेशन स्किल होनी चाहिए मतलब पढ़े लिखे इंसान, फिर टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप टू डेवलप अबव मेंशन स्किल्स नेसेसरी ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू मैनेजर, जिसके लिए पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को टॉट एंड लर्न, यानी प्रिंसिपल ऑफ टॉट एंड लर्न, यानी सीखो और सिखाओ, बाद में तुम क्या बन सकते हो, मैनेजमेंट ऐसी ही डिसिप्लिन है। अब ये 14 प्रिंसिपल जो सीख चुके हो अपने पिछले साल वो सेम, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल सेम। ये पूरा यूनिट तुम्हारा है ना, सब रिवीजन पहला यूनिट, पर दूसरे यूनिट से पूरा बदल जाएगा सब्जेक्ट। अब पहला है देखो डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको बोला जाता है स्पेशलाइजेशन। द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट टू टेक द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटीज को अपने वर्कर्स के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। टेक्निकल और मैनेजरियल एक्टिविटीज के हिस्से करो पहले, फिर उसको अलग अलग इंसान को जो काम उसको आता है वही काम सौंपो। इससे क्या होता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ती है, ज्यादा आउटपुट मिलता है, और कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट क्यों कम होती है, जो आदमी जो काम आता है वही करेगा, तो इसमें वेस्टेज कम होगा, इसलिए कॉस्ट कम हो जाती है। फिर आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको कोरोलरी बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी का रिजल्ट है, यानी तुम्हारे पास ऑथोरिटी हो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के बीच में बैलेंस जरूरी है ना। ऑथोरिटी ऑफिशियल हो सकती है या पर्सनल। अब ऑफिशियल का मतलब तुम जिस पोजीशन पे हो ना,
अगर मैनेजर अपने पास से जाएगा तो अपने उसको गुड मॉर्निंग तो बोलेंगे कम से कम। ये फॉर्मल अथॉरिटी हो गई, यानी ऑफिशियल अथॉरिटी। और पर्सनल अथॉरिटी का मतलब क्या? तुम्हारे ही 3 दोस्त है तुम्हारे, अब उसमें से एक दोस्त को बहुत नॉलेज है हर चीज का, और सब चीज के बारे में उसी से आप सलाह लेते हो, तो ये जो रिस्पेक्ट आता है उसके काम करने से, उसको पर्सनल अथॉरिटी बोला जाता है। ऑफिशियल अथॉरिटी हमेशा तुम्हारी पोजीशन से तुमको मिलती है। तुम जिस पोजीशन पे काम करते हो उस पोजीशन से तुमको मिलती है तुम्हारी अथॉरिटी, उसको अपने ऑफिशियल अथॉरिटी बोलते हैं। लेकिन तुम्हारी पर्सनल क्वालिटीज से जो अथॉरिटी तुमको मिलती है, वो तुम्हारे इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और पर्सनल एबिलिटी है। और ये जो आपको अथॉरिटी मिलती है वो आपकी पर्सनल अथॉरिटी है। अगर अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो फिर मिस यूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा अपनी अथॉरिटी का वो। अगर कम है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो फिर वो हमेशा क्या करेगा, डरता रहेगा और शायद अपना काम बराबर से कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों के बीच में, जवाबदारी और सत्ता, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना जरूरी है। फिर देखो डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन यानी क्या? जो अपने डिसिप्लिन की बात करते हो, तो डिसिप्लिन यानी कोई भी बिजनेस को अगर अच्छा चलाना हो तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। डिसिप्लिन यानी ओबीडियंस, बात मानना, एप्लीकेशन, एनर्जी, बिहेवियर एंड आउटवर्ड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट शोन बाय एम्प्लॉइज। यानी एम्प्लॉइज तुमको रिस्पेक्ट देते हैं, तुम्हारे अच्छा बिहेव करते हैं तुम्हारे सामने, काम करने में एनर्जी दिखाते हैं आपको। ये सब बातें इसके अंदर इंक्लूड हो। अब दो तरह की डिसिप्लिन होती है, एक तो सेल्फ इम्पोज्ड, जो इंसान बचपन से सीखता है उसको सेल्फ इम्पोज बोला जाता है। इंडिविजुअल अपने अंदर से वो चीज को समझता है कि मुझे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और कमांड डिसिप्लिन यानी क्या? सामने वाला अथॉरिटी में, टीचर के सामने अच्छी तरह से बात करनी पड़े, मैनेजर के साथ में अच्छी तरह से बात करनी पड़े, मतलब ये रूल बन जाता है। जो रूल है ना, उसकी तरफ से जो अथॉरिटी से आपको डिसिप्लिन करनी पड़ती है वो तुम्हारी कमांड डिसिप्लिन होगी। मैनेजमेंट कैन इंश्योर डिसिप्लिन बाय सैंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन। क्या करेंगे हम? अगर तुम डिसिप्लिन में काम करोगे तो अच्छा पगार मिलेगी आपको। कई बार क्या आपको वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने अच्छा काम नहीं किया या तो बराबर से बात नहीं की, सस्पेंशन यानी काम से निकाल दिया जाता है, डिमोशन काम से प्रमोशन का अपोजिट है ये, और डिसमिसल यानी आपको हमेशा के लिए बिजनेस में से निकाल दिया जाए। ये सब बातें हो सकती है रिजल्ट, अगर आप डिसिप्लिन ना करो, डिसिप्लिन मेंटेन ना करो बिजनेस में, तो ये सब हो सकता है। अब आगे यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हुक्मनी एक वाक्यताનો सिद्धांत। हम्म, तो देखिए इसके अंदर आपको ऑर्डर सिर्फ एक ही इंसान से मिलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा इंसान के पास से, अगर एक से ज्यादा बॉस के पास से अगर मिले तो गलत। तो एक ही बॉस होना चाहिए इंसान के काम करने के टाइम पे। तो यहाँ पे एक बॉस का होना जरूरी है, इससे कन्फ्लिक्ट नहीं होता। काम दो जन अगर सौंपेंगे तो कौन सा काम पहले करूँ, ये हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाता है। और इससे तुम्हारी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है, इधर जाऊं उधर जाऊं समझ में ना आए, इसलिए एफिशिएंसी कम हो जाती है ड्यूअल कमांड होने के कारण। तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही सुपीरियर, और उसके हाथ के नीचे जो एम्प्लॉय काम करे उसका एक ही सुपीरियर, यानी वो दो दो आदमी को जवाब नहीं देगा, सिर्फ एक ही आदमी को जवाब देगा। फिर पांचवा आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये जो था ने वो कमांड यानी ऑर्डर लेना, यहाँ पे डायरेक्शन यानी काम समझना, यानी एक हेड हो तुम्हारा, यानी सिर्फ एक ही इंसान तुम्हारे ऊपर हो और एक ही प्लान के लिए तुम काम करो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंश्योर्स यूनिटी एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन काम के अंदर अच्छा होना चाहिए, और among various activities of organization. If each person begins to work under different plan or program, it will result into confusion and they cannot achieve their common objective. तो अगर सब लोग अलग अलग प्लान के लिए काम करेंगे तो तुम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे। हर बार तुमको क्या करना पड़ेगा, हर बार तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बदलते जाएंगे और अलग अलग ऑब्जेक्टिव से कोई इंसान भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता। इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, एक ही जगह से डायरेक्शन मिलने वाला एक ही प्लान होना चाहिए आपके पास।
अब ये प्रिंसिपल थोड़ा अलग है और इम्पोर्टेंट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब क्या कि मैं खुद के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं बिजनेस के बारे में सोचूंगा। खुद का प्रमोशन अगर बिजनेस के नुकसान के ऊपर होता है तो मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में। पहले बिजनेस का फायदा सोचो, उसके अंदर अपना फायदा ढूंढो, उसको बोला जाता है। हमेशा यहाँ पे कंफ्लिक्ट होती है इंसान के माइंड के अंदर, ये दो बातों के अंदर, ये दो बातों के अंदर हमेशा आपके माइंड में कंफ्लिक्ट होती है कि कौन सी चीज को अपने माने, कौन सी चीज को ना माने। तो अगर इंटरेस्ट के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, यानी कोई भी जगह पे ऐसा लगे कि हमारे इंटरेस्ट गलत जा रहे हैं बिजनेस के और हमारे, तो हम क्या करेंगे, जनरल इंटरेस्ट ऊपर रखेंगे, यानी बिजनेस का इंटरेस्ट हम ऊपर रखेंगे और खुद का इंटरेस्ट अपने जैसे कि साइड पे रख देंगे। इंपॉर्टेंस अपने किसको देंगे ज्यादा, जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इसका। जैसे यहाँ पे अलग अलग बात बताई गई है। फैक्टर्स लाइक लेजीनेस, इंसान लेजी हो जाता है। एम्बिशन, मुझे आगे बढ़ने की तमन्ना खुद के लिए ज्यादा है। फिर पर्सनल वीकनेस, कई बार क्या मैं अपने आप को खुद कुछ जगह पे कम मानता हूँ ऐसा, तो इसके कारण तुम्हारा जो जनरल इंटरेस्ट है ना वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमको करना क्या चाहिए, फेयर एंड गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, सब लेवल के ऊपर एक ही तरह के सुपीरियर्स, अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, जो काम करने का एग्रीमेंट बनाएंगे अपने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो अच्छा होना चाहिए। एंड कांस्टेंट विजिलेंस, विजिलेंस यानी चेक करना, और चेक करके सुपरवाइज करना काम को, तो ये काम भी हमको करना पड़ता है। नाउ लास्ट करते हैं सातवां, वैसे 14 प्रिंसिपल है लेकिन आज 7 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, पर्सनल यानी जो कामदार है उसको पगार कितनी दी जाएगी। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या सजेस्ट करता है, फेयर एंड जस्ट, अच्छी पगार और सही पगार मिलनी चाहिए, सबको सेम मिलनी चाहिए। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जिससे मिले दोनों को, काम देने वालों को भी मिले और काम करने वालों को भी मिले। रेम्यूनरेशन हम बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं, जैसे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर काम बहुत अच्छा करता है या तो उसकी जवाबदारी वाला बहुत ज्यादा काम है तो पगार ज्यादा मिलेगी। अभी मार्केट में वेज रेट क्या चल रहे हैं, यानी मार्केट में कितना पगार चल रहा है बाकी सारी जगह पे। फाइनेंशियल हमारी कंडीशन क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कितने देने, इंसेंटिव्स यानी लाभ के भाई વધારાના લાભ એ કેટલા આપવાના। फेयल सजेस्टेड फेयर रेम्यूनरेशन एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, उसने ज्यादा भार किसके ऊपर दिया, अच्छा रेम्यूनरेशन दो और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मतलब ऐसे बेनिफिट्स ने कि जिसके कारण एम्प्लॉइज को पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन फैसिलिटी मिल रही है ज्यादा अच्छी, वैसा काम करना है। ओके, तो यहाँ पे अपने खत्म करते हैं आज का लेक्चर।